CH331 प्यार के पल। शिवाय ने अपने चाचू को देखा तो उसके चेहरे पर भी टेंशन आ गई। शिवाय आगे आया, उसने हर्षवर्धन के चेहरे पर आए हुए पसीने को पोंछते हुए कहा, अंडरस्को, क्या हुआ चाचू, आपकी तबीयत तो ठीक है? हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, हाँ ठीक है, बस लगता है बीपी बढ़ गया। शिवाय ने हर्षवर्धन को सोफे पर बैठाया और अपने रुमाल से उसका चेहरा अच्छे से साफ किया और फिर किसी को कॉल करके कहा, अंडरस्को, चाचू का बीपी बढ़ रहा है, मेडिसिन लेकर आओ। थोड़ी देर में दिव्यांश वहां मेडिसिन लेकर आ गया और वो भी हर्षवर्धन के पास बैठता हुआ बोला, अंडरस्को, चाचू क्या हुआ है? आप ठीक हो? आपको बीपी की प्रॉब्लम कब से हो गई? हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, नहीं बस अभी कुछ दिनों से ही हुई है, तुम दोनों जाओ अपना काम करो, मैं ठीक हूँ। शिवाय बोला, अंडरस्को, आपको ऐसा क्यों लगता है चाचू कि आपको हम प्रॉब्लम में छोड़कर चले जाएंगे? हर्षवर्धन ने शिवाय को देखा लेकिन फिर अपनी नजरें झुकाकर कहा, अंडरस्को, मैं ठीक हूँ, शिवाय तुम जाओ। शिवाय बोला, अंडरस्को, चाचू घर चलो, मुझे लगता है आपको रेस्ट की जरूरत है। हर्षवर्धन ने थोड़ा स्ट्रिक्टली कहा, अंडरस्को, मैंने कहा ना तुम दोनों को मैं ठीक हूँ, जाओ यहाँ से, बार बार मुझे अपना एक्स्ट्रा प्यार दिखाने की कोशिश मत किया करो, मैं जानता हूँ तुम दोनों मुझे प्यार करते हो, अब निकलो मेरे केबिन से। दिव्यांश अपनी चेयर से खड़ा हुआ और हर्षवर्धन की चेयर के पीछे चला गया। उसने हर्षवर्धन का सिर दबाते हुए कहा, अंडरस्को, क्या हुआ चाचू, इतना गुस्से में क्यों हो? कुछ हुआ है तो हमें बताओ, हम दोनों भाई हैं ना, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। हर्षवर्धन कुछ नहीं बोला। शिवाय ने एसी का रिमोट उठाया और एसी का टेम्परेचर ठीक करते हुए कहा, अंडरस्को, चाचू गर्मी में बैठे हुए हो, घबराहट तो होगी ना? हर्षवर्धन ने उन दोनों को कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। वो दोनों हर्षवर्धन को समझाते रहे और हर्षवर्धन अपने आप से मन ही मन लड़ता रहा। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन का भी मन ठीक हो गया। उसने दिव्यांश के हाथ को पकड़कर दिव्यांश को आगे लाकर कहा, अंडरस्को, और मैं ठीक हूँ, तुम दोनों जाओ, मुझे काम करने दो। दिव्यांश तो ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन शिवाय जानता था कि हो ना हो हर्षवर्धन कुछ छुपा रहा है, लेकिन फिलहाल शिवाय हर्षवर्धन से कुछ पूछना नहीं चाहता था, बल्कि शिवाय का तो स्टाइल ही अलग था, वो खुद ही पता लगा लेता कि हर्षवर्धन परेशान क्यों है। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, चल दिव्यांश, अब चाचू ठीक है, कल से चाचू को 3-4 दिन की छुट्टी दे देते हैं। ये सुनते ही हर्षवर्धन की बोए तन गई। हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, पागल हो गए हो? मैं 3-4 दिन की छुट्टी लूंगा? अरे 3-4 दिन में तो तुम्हारे बिजनेस में बहुत नुकसान हो जाएगा। ये कहकर हर्षवर्धन चुप हो गया और दिव्यांश और शिवाय हर्षवर्धन को देखने लगे। दिव्यांश ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, अंडरस्को, चाचू तुम्हारा बिजनेस? हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को, मेरे कहने का मतलब है हमारा बिजनेस। शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने दिव्यांश को देखकर कहा, अंडरस्को, मैं जा रहा हूँ छुई मुई के साथ डेट पर, तुम चाचू के साथ घर चले जाना। दिव्यांश ने हामी गर्दन हिला दी और शिवाय ऑफिस से बाहर आ गया। शिवाय ने बाहर आते ही अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे हमारे घर की प्रॉपर्टी के पेपर देखने हैं, जितनी जल्दी हो सके फ्री होकर मुझसे मिलो। रात के वक्त करीब 8 o'clock बजे। शिवाय ने गाड़ी फार्म हाउस के बाहर रोकी। शिवाय गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ गया। उसने गाड़ी का गेट खोला और अपना हाथ बढ़ाया। आर्या ने अपना हाथ शिवाय के हाथ पर रख दिया और मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को, मिस्टर ऑलराउंडर, मेरे लिए कोई सरप्राइज है? शिवाय बोला, अंडरस्को, हाँ मेरी छुई मुई सरप्राइज है। बहुत सारे रीडर को शिकायत है कि मेरे तुम्हारे बीच रोमांस कम होता है, तो चलो उनकी शिकायत दूर कर देता हूँ। आर्या गाड़ी से उतर गई। आर्या ने लाइट पिंक कलर की जॉर्जेट की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। शिवाय आर्या को लेकर फार्म हाउस के अंदर आ गया। आर्या मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को, अच्छा आप मुझे फार्म हाउस दिखाने लाए हैं? हाँ, हाउस तो मैं पहले भी आई हुई हूँ, इसमें सरप्राइज क्या है?
शिवाय बोला, वह क्या है ना बेबी, हम रघुवंशी ब्रदर्स पैसे बचाते हैं। चाचू भी चाची को लेकर यही आ गए थे, दिव्यांश भी भाभी को लेकर यही आ गया था, मैं तुम्हें लेकर यहाँ आ गया और आगे विराज भी वीरा को लेकर यही आएगा। शिवाय की अटपटी बात सुनकर आर्या हंसने लगी। शिवाय ने आर्या को अपने करीब किया, उसके माथे को चूमकर बोला, सरप्राइज यहाँ नहीं ऊपर है। शिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से होता हुआ एक कमरे से में ले आया। शिवाय ने कमरा खोलने का इशारा किया और आर्या ने कमरा खोल दिया। कमरा खोलते ही आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई। पूरा कमरा व्हाइट रोज से सजा हुआ था। एक वॉल पर बड़ा बड़ा आई लव यू छुईमुई लिखा हुआ था। आर्या तो थोड़ा सा अंदर गई और उस कमरे की डेकोरेशन को ही देखना लगी। आर्या उस डेकोरेशन को देखकर खुश हो गई और शिवाय आर्या को देखकर खुश हो गया। शिवाय को इन चीजों का शौक नहीं था, लेकिन उस दिन जब शौर्य ने शिवाय से कहा कि वो दुनिया का सबसे बोरिंग पति है, तो उसने मन ही मन डिसाइड कर दिया था कि वो आर्या के लिए कुछ अच्छा प्लान करेगा। आर्या ने डेकोरेशन देखी तो शिवाय को गले लगाकर बोली, आई लव यू मिस्टर ऑलराउंडर। शिवाय ने अपनी पकड़ आर्या पर कसते हुए कहा, आई लव यू से काम थोड़ी चलेगा। आर्या भी मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो किससे काम चलेगा। शिवाय आर्या की तरफ झुकते हुए बोला, अब तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अनजान बनने की जरूरत है। आर्या ने शिवाय के सीने पर दोनों हाथ रखे और उसे खुद से दूर धकेलती हुई बोली, मुझे भूख लगी है, भूख का भी अरेंजमेंट किया है कि नहीं। शिवाय ने आर्या की कमर पर हाथ डालकर खुद से सटाते हुए कहा, मैंने बस अपनी भूख का अरेंजमेंट किया है, तुम्हारी भूख का अरेंजमेंट करना भूल गया। पर चलो कोई बात नहीं, आजकल तो किसी से कुछ भी कहीं भी मंगवा लो। इतना कहकर शिवाय ने अपना फोन निकाला और उसमें खाने का ऑर्डर कर दिया। शिवाय फिर से आर्या की तरफ झुकने लगा तो आर्या ने फिर से शिवाय को खुद से दूर करते हुए कहा, पहले मैं खाऊंगी फिर आप खाओगे। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन शिवाय मानने वाला नहीं था। उसने अगले ही पल आर्या के होठों को कैप्चर कर लिया। एक डिप किस के बाद शिवाय ने अपना माथा आर्या के माथे पर लगाकर कहा, छुईमुई खा लो, लेकिन याद रखना उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी फार्म हाउस की बेल बजी। आर्या जाने लगी तो शिवाय ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, तुम यहीं बैठो, मैं लेकर आता हूँ। शिवाय कमरे से चला गया और आर्या उस कमरे को निहारने लगी। आर्या आज बहुत खुश थी। शिवाय ने सच में उसके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया था। तभी शिवाय कमरे में आया और शिवाय के हाथ में एक प्लेट थी, जिसमें वो आर्या के लिए खाना लेकर आया था। आर्या ने प्लेट देखकर कहा, आप नहीं खाएंगे। शिवाय ने प्लेट टेबल पर रख दी और आर्या को भी हाथ पकड़कर अपने साथ सोफे पर बैठा लिया और फिर उसे पीछे से हग करता हुआ बोला, मैंने कहा ना मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम खा लो। आर्या ने एक बाइट लिया और शिवाय की तरफ बढ़ा दिया। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने वो बाइट खा लिया। शिवाय ने भी अपने हाथों से आर्या को खाना खिलाया। दोनों ही एक दूसरे को प्यार से खाना खिलाने लगे। खाना खाने के बाद जैसे ही शिवाय आर्या की तरफ झुका, उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। आर्या ने कसकर आंखें बंद कर ली और शिवाय ने छोटी आंखें करके आर्या को देखकर कहा, छुईमुई बस 5 मिनट में आया। शिवाय फोन लेकर बालकनी में चला गया। शिवाय को फोन पर 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा हो गया, लेकिन शिवाय कमरे में नहीं आया। आर्या सोफे पर बैठी बैठी झपकियां लेने लगी, लेकिन शिवाय वापस नहीं आया। आर्या को शिवाय पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। इतना तो आर्या भी जानती थी कि शिवाय का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्या सोफे पर बैठी बैठी सो गई। थोड़ी ही देर बाद आर्या ने खुद को हवा में महसूस किया। आर्या ने आंख खोलकर देखा तो वो शिवाय की गोद में थी। आर्या ने गुस्से में शिवाय के सीने पर पंच मारकर कहा, मिल गई फुर्सत। शिवाय ने आर्या को बेड पर लेटा दिया था। पूरे बेड पर रेड रोज बिखरे हुए थे। शिवाय बोला,
मेरी बात छोड़ो, तुम यहाँ सोने आई थी। तुम्हें मैं यहाँ सोने के लिए लेकर आया हूँ। आर्या मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, मैं तो इंतजार ही कर रही थी, लेकिन आप ही वापस नहीं आए। शिवाय ने अपनी नाक आर्या की नाक से रगड़ते हुए कहा, अंडरस्को, मेरा काम बहुत जरूरी है, मैं अपने काम को स्किप नहीं कर सकता। छुईमुई, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे साथ जिंदगी आसान नहीं होगी। मैं तुम्हें कम टाइम दूंगा, लेकिन जितना भी दूंगा उस टाइम में बहुत सारा प्यार करूंगा। इतना कहकर शिवाय ने फिर से आर्या के होठों को कैप्चर कर लिया। धीरे धीरे आर्या और शिवाय एक दूसरे को महसूस करने लगे। धीरे धीरे उस बेड पर से फूल फर्श पर गिरने लगे। शिवाय और आर्या अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। अगली सुबह जब शिवाय की आंख खुली तो आर्या ने शिवाय के बाजू पर अपना सिर रखा हुआ था। शिवाय ने हल्का सा टेढ़ा होकर आर्या के चेहरे पर आए हुए बालों को हटा दिया और उसके माथे को चूमकर कहा, अंडरस्को, छुईमुई, यकीन नहीं आता कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ गई। जब तुम कोमा में थी तब मैं तुमसे मिलने भी नहीं आया, क्योंकि मेरे अंदर तो तुम्हें देखने की हिम्मत भी नहीं थी। उस वक्त तो लगता था जैसे मुझे सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन शायद चाची के गोविंद को मुझ पर तरस आ गया और तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ गए। शिवाय ने एक बार फिर उठकर आर्या के माथे पर चुम लिया और फिर वॉशरूम में चला गया। शिवाय तैयार होकर बाहर आया। उसने आर्या का ब्लैंकेट ठीक किया, क्योंकि वो ब्लैंकेट आधे से ज्यादा बेड के नीचे लटका हुआ था। शिवाय आर्या को ही देख रहा था और तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। शिवाय ने फोन उठाकर कहा, अंडरस्को, मैं आ रहा हूँ। शिवाय सीढ़ियों से होता हुआ नीचे आया तो वहां दो लॉयर बैठे हुए थे। शिवाय उनके पास आया और उनसे हाथ मिलाकर बोला, अंडरस्को, बैठिए अंकल। वो दोनों लॉयर शिवाय से उम्र में दुगना थे और वो लॉयर रघुवंशी फैमिली का बहुत पुराना लॉयर था, इसीलिए शिवाय उसे अंकल ही कहता था। उस लॉयर का नाम संदीप वर्मा था। संदीप वर्मा लॉयर के साथ साथ शिवाय के पिता अजीत रघुवंशी का दोस्त भी था। दोनों ने काफी टाइम साथ में बिताया था, इसलिए संदीप वर्मा को रघुवंशी फैमिली के बारे में बहुत सारी बातें पता थी। संदीप वर्मा ने कहा, अंडरस्को, कहो शिवाय, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, वो भी इतना अर्जेंट। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, सॉरी अंकल, मैं खुद आपसे मिलने आ जाता, लेकिन आप तो जानते हैं मेरे पास बहुत सारा काम है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुला लिया। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। संदीप वर्मा ने कहा, अंडरस्को, पूछो। शिवाय बोला, अंडरस्को, हमारी कितनी प्रॉपर्टी है और कितनी प्रॉपर्टी किसके नाम है। ये सुनते ही संदीप वर्मा के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। ये पहली बार था जब शिवाय ने उसे ऐसा कोई अटपटा सा सवाल किया था, वरना तो प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादातर बातें हर्षवर्धन ही करता था। शिवाय ने पहली बार प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दिखाया था, या कह सकते हैं इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। संदीप ने कहा, अंडरस्को, क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है। शिवाय बोला, अंडरस्को, नहीं अंकल, प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस मुझे जानना है किसके हिस्से में कितनी प्रॉपर्टी आ रही है। संदीप वर्मा ने कहा, अंडरस्को, बेटा, रघुवंशी मेंशन से अलग होना चाहते हो, अपना शेयर अपने पास रखना चाहते हो। शिवाय बोला, अंडरस्को, अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप मुझे ये बताइए हमारी कितनी प्रॉपर्टी है और किस किस के नाम है। संदीप वर्मा ये बात शायद शिवाय को बताना नहीं चाहता था, लेकिन शिवाय ने भी पूरा जोर देकर संदीप वर्मा से बात उगलवाने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। संदीप वर्मा ने कहा, अंडरस्को, देखो बेटा, मैं ऐसे ही तुम्हें ये बात नहीं बता सकता। यहाँ पर हर्षवर्धन और तुम्हारे दोनों भाई विराज और दिव्यांश का होना जरूरी है। एक बार को रूही नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन मैं ऐसी बातें तभी बता सकता हूँ जब परिवार के सारे सदस्य एक साथ बैठे हो। शिवाय बोला, अंडरस्को, अंकल, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा जो रघुवंशी फैमिली के खिलाफ हो। मुझे कोई शेयर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं बस आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारी कितनी प्रॉपर्टी है और कितने पार्ट्स में डिवाइड है। प्लीज़ अंकल, मेरी बात मान लीजिए, मुझे बता दीजिए। मैं सच कहता हूँ,
मैं अलग होना नहीं चाहता और ना ही मुझे कोई प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी कितने पार्ट में डिवाइड है। क्या संदीप वर्मा शिवाय को सच बताएगा? शिवाय क्यों जानना चाहता है प्रॉपर्टी के बारे में? जानने के लिए पढ़ते रहिए मैरिड टू ए हार्ड हार्टेड। बड़ा बुरा लगता है अगर मेन शिवाय और आर्य का रोमांस नहीं लिखती। एब्ट लिख दिया। एब्ट कश आप लोगों को शिकायत है कि मेन रोमांस नहीं लिखती। मेन बदनाम हन की वल्गर लिखकर ऊपर एआई हन। छल्ली कुड़ी का सन्यासी मुंडा। विनायक अब कुछ नहीं बोला, गर्दन झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। तभी एक और झटका लगा और वो आंटी जाकर विनायक के ऊपर गिर पड़ी। विनायक ने जल्दी से उसे खुद से दूर किया। वो आंटी फिर से विनायक पर ही बरसते हुए बोली, अंदस्को, मेरा जरा सा बैलेंस क्या बिगड़ा? तुम मुझे फिर से छेड़ने का बहाना ढूंढने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? विनायक धीरे से बोला, अंदस्को, मैंने क्या किया आंटी, आप ही मेरे ऊपर आकर गिरी। वो आंटी कुछ बोलती उससे पहले ही सिद्धि पीछे से बोली, अंदस्को, ओ आंटी क्यों इस लड़के को परेशान कर रही हो? शर्म नहीं आती? वो कब से अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा है और तुम हो कि इस लड़के का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो? कब से ये? जी आंटी। हाँ आंटी, सॉरी आंटी कहे जा रहा है, पर तुम हो कि सुनाए जा रही हो। अब दोबारा बस रुकी, तुम इस पर जाकर गिरी और अब भी तुम ही सुना रही हो। और रही बात तुम्हें छेड़ने की, अरे तुम्हें तो 50 साल का बूढ़ा भी ना छेड़े, ये क्यों छेड़ने लगा? देखो इसे, कितना हैंडसम, डैशिंग और स्मार्ट लड़का है। शक्ल ही बता रही है कि किसी कंपनी का ओनर है। तुम जैसी आंटी को छेड़ेगा और कितनी ही लड़कियां इस लड़के के आगे पीछे घूमती होगी और ये तुम्हें छेड़ेगा। शक्ल देखी अपनी, बंदर की शक्ल से मिलती जुलती है। दुनिया भर का मेकअप किया हुआ है, लिपस्टिक इतनी लगा रखी है जैसे 1 महीने की आज ही लगा ली हो। खबरदार, अगर एक और शब्द तुमने इस लड़के के बारे में कहा, चुपचाप खड़ी रहो। आई बड़ी सिद्धि ने फिर उस आदमी को देखा जो उस औरत की साइड ले रहा था। सिद्धि उस आदमी को देखकर बोली, अंदस्को, ओ अंकल आगे देखो, आगे यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा। वो आंटी बूथ बनकर चुपचाप खड़ी रही और वो आदमी भी बिल्कुल चुप हो गया। विनायक ने धीरे से अपना चेहरा घुमाया और सिद्धि को देखकर बोला, अंदस्को, थैंक यू वेरी मच। 332 हर्षवर्धन की विल का सच। शिवाय बहुत देर से संदीप वर्मा को समझाने की कोशिश कर रहा था। उसे बार बार घर के प्रॉपर्टी के पेपर दिखाने की डिमांड कर रहा था, लेकिन संदीप वर्मा भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार संदीप वर्मा खड़े हो गए और गुस्से में बोले, अंदस्को, शिवाय बहुत हुआ, मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनते नहीं आया। जब तक तुम सारे भाई बहन साथ में नहीं बैठोगे, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर नहीं दिखाऊंगा। अब शिवाय का दिमाग खटक गया। शिवाय भी अपनी चेयर से खड़ा होकर बोला, अंदस्को, अंकल मैं अपना तरीका अपनाऊंगा तो आपको बहुत दुख होगा, इसीलिए चुपचाप प्रॉपर्टी के पेपर दिखा दो, मुझे देखना है कि प्रॉपर्टी किसके नाम है। संदीप वर्मा गुस्से में बोले, अंदस्को, तुम मुझे डरा रहे हो शिवाय। शिवाय ने एटीट्यूड के साथ कहा, अंदस्को, मैं डराता नहीं हूँ, एक्शन लेता हूँ। इतना कहकर शिवाय ने संदीप वर्मा को आंखों से इशारे में कहा कि पीछे देखो। संदीप वर्मा ने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो राजवीर उन्हें गन से पॉइंट करके खड़ा हुआ था और ये देखकर संदीप वर्मा की तो हवाइयाँ उड़ गई। उसने राजवीर को देखकर कहा, अंदस्को, राजवीर तुम पागल हो गए हो, तुम रूही के हस्बैंड हो और तुम शिवाय को सपोर्ट कर रहे हो। राजवीर बोला, अंदस्को, रूही का हस्बैंड होने से पहले मैं शिवाय का बॉडीगार्ड था और बॉडीगार्ड होने के नाते मुझे शिवाय के प्रति वफादार रहना है, तो बेहतर होगा आप वो करो जो शिवाय ने आपसे करने के लिए कहा है, वरना मुझे गन चलाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। संदीप वर्मा ने शिवाय को देखा और शिवाय ने कंधे उचकाकर कहा, अंदस्को, मैं आपको इतनी देर से प्यार से समझा रहा हूँ, लेकिन आपने तो कसम खा ली कि आप मुझे पेपर नहीं दिखाएंगे, पर अब तो मैंने आपको मजबूर कर दिया। अब तो आपको पेपर दिखने ही होंगे, वरना आप जानते हो मेरा बहनोई मेरे कहते ही गन चला देगा। संदीप वर्मा के साथ जो जूनियर लॉयर आया था, वह इस वक्त बहुत ज्यादा घबरा रहा था।
उसने तो कभी नहीं सोचा था कि वो अपने सीनियर के साथ किसी मीटिंग के लिए जाएगा और वहाँ ये सब हो जाएगा। शिवाय ने फिर कहा, अंडरस्को, अब सोच क्या रहे हो अंकल, प्रॉपर्टी के पेपर दिखाओ। संदीप वर्मा ने कहा, अंडरस्को, तुम ठीक नहीं कर रहे हो शिवाय। शिवाय बोला, अंडरस्को, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और आपकी बातें सुनकर मैं ये भी समझ गया कि आप कुछ छुपा रहे हैं। आप जो छुपा रहे हैं मैं उसे जानना चाहता हूँ। संदीप वर्मा शिवाय के एक्शन से मजबूर हो गया। उसने अपना बैग से कुछ पेपर निकाले और शिवाय की तरफ बढ़ा दिए। शिवाय बोला, अंडरस्को, अरे अंकल मुझे कहाँ ये सारी चीज समझ आती है, आप ही पढ़कर बता दो। शिवाय की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वही संदीप वर्मा गुस्से में शिवाय को देखने लगा। शिवाय ने हंसकर कहा, अंडरस्को, अरे अंकल मजाक कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने संदीप वर्मा के हाथ से पेपर ले लिए। शिवाय उन पेपर को पढ़ने लगा। शिवाय जैसे जैसे उन पेपर को पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। उसके चेहरे पर हैरानी आ गई थी। शिवाय को ऐसे देखकर राजवीर ने कहा, अंडरस्को, क्या हुआ शिवाय? शिवाय बोला, अंडरस्को, चाचू ने सारी प्रॉपर्टी हम सारे भाई बहनों के नाम की हुई है, उनके नाम पर एक भी प्रॉपर्टी नहीं है। राजवीर को शिवाय की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने जल्दी से शिवाय के हाथों से पेपर लिए और उन्हें रीड करने लगा। राजवीर ने भी पेपर ऐड की है तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। शिवाय सच कह रहा था, एक छोटी सी प्रॉपर्टी भी हर्षवर्धन के नाम नहीं थी। हर्षवर्धन ने सारी प्रॉपर्टी 4 पार्ट में डिवाइड की हुई थी। शिवाय ने संदीप वर्मा को देखकर कहा, अंडरस्को, अंकल अब आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, चाचू के नाम एक भी प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? चाचू ने सारी प्रॉपर्टी हम भाई बहनों के नाम क्यों कर दी? तो आप जानते थे कि चाचू के नाम प्रॉपर्टी नहीं है और इसीलिए आप मुझे बताने के लिए मना कर रहे थे। अब आपको सब कुछ सच बताना होगा। संदीप वर्मा बोला, अंडरस्को, मैं तुम्हें कुछ भी बताने के लिए बॉन्डेड नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, अंकल मुझे कुछ गलत करने के लिए मजबूर मत कीजिए, बस मुझे ये बताइए चाचू के नाम प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? संदीप वर्मा जी कुछ नहीं बोले। शिवाय समझ गया कि गुस्से से काम नहीं चलेगा। शिवाय जल्दी से आगे गया। उसने संदीप वर्मा का हाथ पकड़ा और अपने सिर पर रखते हुए कहा, अंडरस्को, आपको मेरी कसम अंकल मुझे बताइए मेरे चाचू के नाम प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? मेरे चाचू ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? क्या ये विल पापा ने बनाई है? संदीप अब भी इमोशनल हो गया था। संदीप वर्मा ने कहा, अंडरस्को, शिवाय मैं बताना नहीं चाहता और ना ही मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारे फैमिली वालों के बीच में पड़ना नहीं चाहता और ना ही मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारे फैमिली के डिसीजन पर अपनी राय दूं। लेकिन जब तुम्हारे पापा ने ये विल बनाई थी तब तुम्हारे चाचू वही थे और तुम्हारे चाचू ने उन्हें साफ साफ कहा था कि उन्हें कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा, कोई बैंक बैलेंस, कोई शेयर कुछ नहीं चाहिए। चाचू ने कहा और ससुर जी ने मान लिया। राजवीर ने अगला क्वेश्चन किया। संदीप वर्मा जी ने कहा, अंडरस्को, अब ऐसा क्यों हुआ मैं नहीं जानता, मैं जो जानता हूँ मैंने बता दिया। एक दिन में रघुवंशी मेंशन आया था। फ्लैशबैक। संदीप वर्मा अपना बैग लिए जल्दी जल्दी रघुवंशी मेंशन की ओर आ रहे थे और तभी उनके पास एक नौकर आया और बोला, अंडरस्को, जल्दी चलिए सर, आपको सर बुला रहे हैं। संदीप वर्मा नौकर के पीछे पीछे चला गया और उस नौकर ने संदीप वर्मा को स्टडी रूम के बाहर छोड़ दिया। संदीप वर्मा स्टडी रूम के अंदर चला गया। अंदर हर्षवर्धन और अजीत जी बैठे हुए थे। संदीप वर्मा ने कहा, अंडरस्को, क्या हुआ अजीत, इतनी अर्जेंट बुलाया, क्या बात है? अजीत जी ने कहा, अंडरस्को, कुछ नहीं, मैंने जो विल बनवाई थी मुझे उसमें कुछ चेंज करने हैं। संदीप वर्मा ने कहा, अंडरस्को, क्या चेंज करने हैं? आपने तो अपने सारे बच्चों में बराबर प्रॉपर्टी दिया, किसी को कम या ज्यादा देनी है? अजीत जी ने कहा, अंडरस्को, नहीं, बस हर्षवर्धन के नाम की प्रॉपर्टी 4 बच्चों में बंटनी है।
ये सुनते ही संदीप वर्मा के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उस वक्त हर्षवर्धन तभी आईएएस ऑफिसर बना था। संदीप वर्मा ने हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडरस्को, क्या बात है हर्षवर्धन, तुम इस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा नहीं चाहते? हर्षवर्धन ने बस नामे गर्दन हिला दी, लेकिन हर्षवर्धन के चेहरे पर उदासी के भाव थे। संदीप वर्मा को समझते देर नहीं लगी कि शायद कुछ देर पहले दोनों भाइयों के बीच बहुत झगड़ा हुआ है, लेकिन संदीप वर्मा को ये बात हजम नहीं हुई। जहां तक वो हर्षवर्धन को जानता था, हर्षवर्धन ने कभी अपने भाई से ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। झगड़ा होना तो दूर की बात, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा बच्चों को क्यों दे रहा था, ये बात संदीप वर्मा के समझ में भी नहीं आ रही थी। संदीप वर्मा ने फिर अजीत जी की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, अजीत यार तुम ही बता दो, आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या है? हर्षवर्धन ने ऐसा डिसीजन क्यों ले लिया? क्या हर्षवर्धन का पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं क्या? इसे पैसा नहीं चाहिए? अजीत जी ने गुस्से में हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडरस्को, नहीं संदीप, इसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए, ना ही इसे हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। जनाब का कहना है कि आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ, अब खुद से कमा लूंगा, आप मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी बच्चों में बांट दीजिए। ये बड़ा हो गया है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब ये मुझे बताएगा क्या सही है और क्या गलत। हर्षवर्धन ने एक बार गर्दन उठाकर अपने भाई को देखा और फिर भरे गले से कहा, अंडरस्को, ऐसा मत कहिए भाई, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। अजीत जी गुस्से में बोले, अंडरस्को, मन तो कह रहा है, बुला तो लिया मैंने लॉयर को, अब जैसे जैसे तुम कहोगे वैसा वैसा कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है हमारे तीसरे भाई को भी बुला लेना चाहिए। ये सुनते ही हर्षवर्धन ने ना में एक गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, प्लीज भाई उन्हें मत बुलाए। अजीत जी गुस्से में बोले, अंडरस्को, क्यों नहीं बुलाऊं? आखिर उसका बेटा भी तो विराज और रूही है, उसे भी तो पूरा हक बनता है ये जानने का कि हर्षवर्धन अपने हिस्से की प्रॉपर्टी उसके बच्चों के नाम कर रहा है। हर्षवर्धन ने झटके से हाथ जोड़कर कहा, अंडरस्को, प्लीज भाई उन्हें मत बताइए, आप जानते हैं मैं आपके ज्यादा करीब हूँ, अपने दिल की बात आपको कह सकता हूँ, मुझे गलत मत समझे प्लीज भाई। अजीत जी बहुत गुस्से में थे, लेकिन हर्षवर्धन के रिक्वेस्ट करने पर उनका गुस्सा काफी हद तक ठंडा हो गया। हालांकि उन्हें हर्षवर्धन का डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन शायद हर्षवर्धन ने अपने भाई को लड़ झगड़ कर मना लिया था। अजीत ने फिर संदीप वर्मा को देखकर कहा, अंडरस्को, संदीप विल के पेपर दोबारा बनाओ, जैसा जैसा हर्षवर्धन कहता है वैसा वैसा करते जाओ। संदीप वर्मा ने भी हर्षवर्धन को समझाते हुए कहा, अंडरस्को, हर्षवर्धन तुम ये सोच समझ कर रहे हो ना, कल को तुम्हारी शादी होगी, तुमने तो भीष्म पितामह की तरह अपना हक छोड़ दिया, लेकिन जो लड़की तुमसे शादी करके आएगी उसे तो हक चाहिए होगा, उसके बच्चों को तो हक चाहिए होगा, तब तुम क्या करोगे, कैसे समझाओगे उन्हें? हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, वह मैं समझा लूंगा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, बस आप विल को दोबारा बना दीजिए। संदीप वर्मा बोला, अंडरस्को, ठीक है, जैसा आप लोग कहते हो वैसा कर देता हूँ। इतना कहकर संदीप वर्मा अपना बैग लेकर स्टडी रूम से बाहर चला गया। अजीत जी ने घूरकर हर्षवर्धन को देखा और अपनी चेयर से खड़े होकर बाहर जाने लगे, लेकिन तभी हर्षवर्धन ने पीछे से आकर अजीत जी को गले लगा लिया। अजीत सिंह को जो गुस्सा हर्षवर्धन पर था वो एक सेकंड में उतर गया। अजीत जी पलटे और उन्होंने हर्षवर्धन को गले लगाकर कहा, अंडरस्को, तू पूरा पागल है, तेरे जितना पागल भाई मैंने नहीं देखा। लोग बाग प्रॉपर्टी के लिए अपनी सगे भाई से लड़ते हैं और तू है इतना बड़ा बिजनेस, इतनी सारी प्रॉपर्टी को ठुकरा रहा है। पागल लड़के, तूने तो सच में मेरा खून पी रखा है। इतना कहकर अजीत जी ने अपने भाई हर्षवर्धन पर अपनी बाहें कस दी। हर्षवर्धन ने भी अपना सिर अपने भाई के सीने पर रख कर कहा, अंडरस्को, भाई मुझे बस आप चाहिए, भाभी चाहिए, बच्चे चाहिए और कुछ नहीं। फ्लैशबैक एंड। संदीप वर्मा की बात सुनकर शिवाय और राजवीर दोनों ही हैरान हो गए। दोनों को ही ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उनके चाचू ने ये विल खुद बनवाई थी।
शिवाय संदीप वर्मा के पास जाकर बोला, अंकल क्या रीजन जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? संदीप वर्मा ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे पापा के बहुत करीब था, लेकिन इतने करीब नहीं कि वो मुझे घर की कोई बात बता देते, लेकिन हो ना हो हर्षवर्धन और अजीत के बीच उस दिन झगड़ा जरूर हुआ था। मैंने बातों बातों में अजीत से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन अजीत हर बार टाल देता। कुछ दिनों बाद हर्षवर्धन और अजीत दोनों ही मेरे ऑफिस आए। दोनों को देखकर मैं समझ गया कि हर्षवर्धन विल पेपर पर साइन करने आया है। मैंने उन कागजों पर हर्षवर्धन के साइन करवा दिए और उन कागजातों में एक कंडीशन ये भी थी कि ये पेपर मैं तब तक किसी को ना दिखाऊं जब तक चारों बच्चे साथ में ना बैठे हैं, लेकिन आज तुमने मुझे गन पॉइंट पर सच बोलने पर मजबूर कर दिया। शिवाय ने संदीप वर्मा के दोनों बाजू को पकड़ा और उन्हें चेयर पर बैठाया और फिर उनके पैरों के पास जाकर बैठकर बोला, सॉरी अंकल, माफ कर दो ना। लेकिन मेरे चाचू बहुत परेशान है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो इस बिल को लेकर ही परेशान है। शायद उन्हें अब अपना शेयर वापस चाहिए। संदीप वर्मा ने हंसते हुए कहा, नहीं शिवाय, जहाँ तक मैं हर्षवर्धन को जानता हूँ वो बहुत खुददार इंसान है। तुम्हारे पापा ने एक बार उन्हें कहा कि इस नौकरी छोड़कर बिजनेस में कंसंट्रेट करें और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। ऐसा इंसान मुझे नहीं लगता अपने प्रॉपर्टी के लिए परेशान होगा। हर्षवर्धन ने हमेशा देना सीखा है, लेना नहीं। शिवाय बोला, हाँ अंकल, शायद आप ठीक कह रहे हो। इसका मतलब चाचू किसी और वजह से परेशान है और अब मुझे वो वजह पता लगानी है। अंकल माफ कर दो ना, और चाचू को ये मत बताना कि मैं आपसे गन पॉइंट पर सब कुछ बुलवा लिया। संदीप वर्मा ने गुस्से में शिवाय को देखा और फिर एक थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया। शिवाय का चेहरा एक साइड हो गया और राजवीर ने कसकर आंखें बंद कर ली। शिवाय बोला, अंकल बहनोई के सामने मार दिया। संदीप वर्मा खड़ा हुआ और राजवीर के पास गया और फिर उसने राजवीर को भी एक कसकर थप्पड़ मार दिया। राजवीर का चेहरा एक साइड हो गया और शिवाय को हंसी आ गई। संदीप वर्मा ने फिर शिवाय की तरफ देखकर कहा, मैंने तेरे बहनोई को भी मार दिया, अब खुश? छल्ली कुड़ी का सन्यासी मुंडा, शुक्र मनाओ कि सिद्धि से टकराए, किसी और किसी से टकराते ना तो तुम्हारा ये एक्सपेंसिव कोट, ये लैपटॉप, ये बैग, ये हाथ की घड़ी, सब कुछ उतरवा देती थी। विनायक को सिद्धि की बात समझ नहीं आई। विनायक ने हैरान होकर पूछा, क्यों उतरवा लेती और मैं क्यों उतार कर देता? सिद्धि ने अपना हाथ अपने माथे पर मारकर कहा, आप जाइए, आपकी सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज आ गई। विनायक ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर अपना लैपटॉप का बैग संभालता हुआ वहां से चला गया। सिद्धि विनायक को ही देखती रही और फिर उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। सिद्धि खुद में ही बोली, कमाल का लड़का है, लेकिन है बहुत इनोसेंट। सिद्धि ने ये बात बिल्कुल सही बोली थी। विनायक बेशक इतना बड़ा अंपायर संभालता था, लेकिन था कुछ मामलों में बहुत सीधा। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इसके अलावा वो कहीं जाता ही नहीं था। बेचारे का पब, बार, ड्रिंक, इन सब से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। विनायक ने एक बार ड्रिंक थी तो शाश्वत ने उसे बहुत सुनाई और उसके बाद से विनायक ने ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाया। चैप्टर 333 गुड न्यूज़। राजवीर और शिवाय तो मुंह फुलाकर संदीप वर्मा को देख रहे थे। संदीप वर्मा ने गुस्से में कहा, अगर मैं हर्षवर्धन को बता दिया कि तुम दोनों ने मेरे साथ ये सब किया है, तो तुम दोनों को रघुवंशी मेंशन से बाहर फेंक देंगे। राजवीर बोला, अंकल मैं तो रघुवंशी मेंशन से बाहर हूँ, शिवाय को बोलो। संदीप वर्मा गुस्से में बोला, शिवाय को भी बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर भी तो कल होनी चाहिए। हर्षवर्धन के मुंह से सुना था कि राजवीर तो बहुत समझदार है, लेकिन आज देख लिया कितना समझदार है। एक बार मुझ पर गन तानते हुए नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। शिवाय मुंह बनाकर बोला, अरे अंकल, अब माफी मांग तो रहे हैं, माफ कर दो ना, और प्लीज चाचा को कुछ मत बताना। संदीप वर्मा ने गुस्से में अपना बैग उठाया और फिर शिवाय को देखकर दांत पीसते हुए बोला,
जब तुम्हें हर्षवर्धन को सच पता चल जाए तो मुझे भी बता देना, लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं हर्षवर्धन को तुम दोनों का सच बता दूंगा। इतना कहकर संदीप वर्मा वहां से चला गया। राजवीर और शिवाय दोनों ही हैरानी से संदीप वर्मा को जाते हुए देख रहे थे। ये पहली बार था जब कोई शिवाय को धमकी देकर गया था। शिवाय ने ही मन खुद से कहा, अंडस्को, पापा के दोस्त भी पापा जैसे ही हैं, शेर को दहाड़ कर दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद राजवीर ने कहा, अंडस्को, अच्छा शिवाय मैं भी चलता हूँ, रूही इंतजार कर रही होगी। शिवाजी ने राजवीर को देखकर कहा, अंडस्को, थैंक यू सीनियर, किसी और को प्लान में शामिल नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें कर दिया, थैंक यू, तुम मेरे एक ही बार के कहने पर यहाँ आ गए। राजवीर बोला, अंडस्को, अब तू मेरा साला है तो इतना तो कर ही सकता हूँ। शिवाय ने राजवीर के गाल पर हाथ लगाकर कहा, अंडस्को, अंकल का चांटा तेज तो नहीं लगा। राजवीर ने हंसकर कहा, अंडस्को, जितना तेज तुझे लगा है उतना ही तेज मुझे लगा है। इतना कहकर राजवीर भी वहां से चला गया। शिवाय ने एक अंगड़ाई तोड़ी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। एक पंथ दो काज करना तो कोई शिवाय से सीखे। शिवाय फार्म हाउस सिर्फ छुईमुई के साथ टाइम बिताने नहीं आया था, बल्कि उसने वहां हर्षवर्धन का सच जानने के लिए संदीप वर्मा को भी बुलाया था और काफी हद तक उसे समझ आ गया था कि उसके चाचू कुछ तो छुपा रहे हैं। शिवाय जब कमरे में आया तो आर्या सो रही थी। शिवाय ने प्यार से आर्या के माथे को चूमा, फिर उसके पास बैठकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। आर्या थोड़ा सा कसमसाई तो शिवाय ने उसके कान में कहा, अंडस्को, सो जाओ छुईमुई, वरना फिर मैं सोने नहीं दूंगा। आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने पलटकर अपना सिर शिवाय के सीने पर रख लिया। शिवाय ने भी अपनी पकड़ आर्या पर मजबूत कस दी और झुककर उसके बालों को चूम लिया। दूसरी तरफ राजवीर ने बुलेट अपने घर के बाहर रोकी। राजवीर ने बुलेट को पार्किंग में लगाया और घर के अंदर चला गया। राजवीर ने जैसे ही घर की बेल बजाई, रूही ने गेट नहीं खोला। राजवीर ने फिर से बेल बजाई, रूही ने फिर से गेट नहीं खोला। राजवीर ने गेट को हाथ लगाया तो गेट हल्का सा खुला हुआ था। राजवीर ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, ये लड़की किसी दिन चोरी करवाएगी। राजवीर फिर घर के अंदर आया। उसने मेनन गेट बंद किया। उसने हॉल में नजर घुमाकर देखा तो उसे रूही कहीं दिखाई नहीं दी। राजवीर किचन में गया, उसने पानी पिया और फिर खुद में ही बड़बड़ाया, अंडस्को, गेट खुला छोड़कर सो गई, हद करती है ये लड़की। इसे नहीं पता कि ये रघुवंशी मेंशन नहीं है जहां गार्ड्स खड़े रहते हैं। ये राजवीर का छोटा सा घर है जहां राजवीर को खुद ही गार्ड बनना पड़ता है। राजवीर ने पानी पिया और बेडरूम की तरफ बढ़ गया। राजवीर बेडरूम में आया तो रूही में वहां भी नहीं थी। अब राजवीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। राजवीर ने रूही को आवाज लगाते हुए कहा, अंडस्को, रूही कहाँ हो तुम? लेकिन राजवीर को कोई आवाज नहीं आई। राजवीर ने जल्दी से वॉशरूम का गेट खोलकर देखा तो रूही वहां भी नहीं थी। राजवीर का दिमाग अब और ज्यादा खराब हो गया। राजवीर ने दोनों कमरे अच्छे से देख लिए, लेकिन रूही उसे कहीं नहीं मिली। राजवीर भागता हुआ छत पर गया तो रूही छत पर भी नहीं थी। राजवीर ने अपना फोन निकाला और रूही को कॉल करने लगा। राजवीर को डर लग रहा था कि कहीं रूही को कुछ हो ना गया हो, कहीं फिर से रूही को किसी ने किडनैप ना कर लिया हो। राजवीर के दिमाग में न जाने कितने ही उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। राजवीर ने महसूस किया कि रूही का फोन तो वही सोफे पर पड़ा हुआ रिंग कर रहा है। अब तो राजवीर की दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। राजवीर ने अपना फोन गुस्से में एक साइड फेंका और गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि रूही कहाँ चली गई। राजवीर जल्दी से घर से निकला और घर के बैक साइड में जाकर देखा जहां रूही अक्सर कपड़े धोती थी। राजवीर ने वहां जाकर देखा तो उसकी आंखें खुले की खुली रह गई। रूही वहां बेहोश पड़ी थी। शायद वो वहां काम कर रही होगी और उसे चक्कर आ गया। राजवीर ने अगले ही पल रूही को गोद में उठाया और तेज कदमों से वहां से लेकर घर के अंदर आ गया। राजवीर ने रूही के गालों को थपथपाकर रूही को होश में लाने की कोशिश की,
लेकिन रूही तो बेसुध थी, उसे तो कुछ भी होश नहीं था। जहाँ राजवीर को इस बात की तसल्ली थी कि रूही उसे मिल गई, वहीं उसे इस बात की भी हैरानी थी कि रूही बेहोश कैसे हो गई। राजवीर ने अपना फ़ोन निकाला, डॉक्टर को कॉल कर दिया। थोड़ी देर बाद एक लेडी डॉक्टर वहां आ गई। राजवीर ने उस लेडी डॉक्टर को देखकर पैनिक होते हुए कहा, डॉक्टर देखिए मेरी वाइफ को क्या हुआ। ये वही डॉक्टर थी जो पहले रूही को देखने आई थी। उस डॉक्टर ने पहले राजवीर को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्के गुस्से में बोली, तुम्हारी पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। राजवीर तो आंखें फाड़े उस डॉक्टर को देख रहा था। उसे तो यकीन नहीं था कि उस डॉक्टर को सब कुछ याद होगा। राजवीर ने शर्मा कर हाँ में गर्दन हिला दी। लेडीज डॉक्टर ने फिर रूही को देखा और उसके नब्ज पकड़कर कहा, कंग्रेचुलेशन, तुम पापा बनने वाले हो। राजवीर ने ठीक से सुना नहीं। उसने लेडी डॉक्टर की तरफ देखकर पैनिक होते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन रूही को क्या हुआ? ये बेहोश क्यों है? लेडी डॉक्टर ने कमर पर हाथ रखकर कहा, क्योंकि तुम पापा बनने वाले हो। राजवीर ने फिर भी ठीक से नहीं सुना। हाँ, मैं पापा बनने वाला हूँ, मैंने ये सुन लिया। लेकिन राजवीर ने इतना ही कहा था कि राजवीर अपने सेंस में आया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने खुशी में डॉक्टर की दोनों बाजू पकड़ ली और उसे कमरे में घुमा दिया। राजवीर बोला, आप सच कह रही है? डॉक्टर ने कहा, हाँ सच कह रही हूँ, लेकिन यकीन नहीं आता कि तुम्हें पिछली बार समझा कर गई थी और इस बार तुमने रिजल्ट में ए ग्रेड हासिल कर लिया। राजवीर लेडी डॉक्टर की बात सुनकर शर्मा गया। राजवीर ने फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, लेकिन ये बेहोश क्यों है? डॉक्टर ने कहा, प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है, शायद इसे पता नहीं कि ये प्रेग्नेंट है और उसने अपने शरीर से जरूर से ज्यादा काम ले लिया, जिस वजह से शायद बेहोश हो गई। परेशान मत हो, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। उसके बाद इसे कल हॉस्पिटल लेकर आ जाना, मैं अल्ट्रासाउंड कर दूंगी और फिर इसे कैल्शियम की टैबलेट खानी पड़ेगी ताकि बच्चा और ये हेल्दी रहे। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और लेडी डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने चला गया। उसके बाद राजवीर वापस आया। राजवीर ने खुशी में अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए। फिर वो जल्दी से रूही के पास गया। उसने रूही माथे पर किस करके कहा, ओह रूही, अब बहुत जल्दी हम 2 से 3 होने वाले हैं। वैसे अगर बच्चा मुझ पर गया तो ठीक है, लेकिन तुम पर चला गया फिर तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं दो पागल रूही को कैसे संभालूंगा? वो भी कूड़े वाले से पता नहीं क्या क्या सीख लेगी। राजवीर खुद में ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहा। राजवीर इस वक्त बहुत खुश था। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और सबसे पहले हर्षवर्धन को कॉल किया। हर्षवर्धन ने राजवीर का कॉल रिसीव नहीं किया। राजवीर ने दोबारा हर्षवर्धन को कॉल नहीं किया क्योंकि वो हर्षवर्धन को परेशान नहीं करना चाहता था। राजवीर ने सोचा वो बाद में सबको बता देगा। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन स्टडी रूम में बैठा हुआ था। हर्षवर्धन का ध्यान अभी काम पर नहीं था। उस आदमी का फ़ोन ना आ जाए इसलिए हर्षवर्धन अपना फ़ोन साइलेंट ही रखता था। कुछ तो था हर्षवर्धन के पास में जिससे हर्षवर्धन भाग रहा था। तभी हीर हर्षवर्धन के पास आई। उसने हर्षवर्धन का हाथ पकड़कर कहा, पीहू के डैडी चलो उठो, सो जाते हैं, बहुत रात हो गई, सुबह से इसी रूम में बैठे हुए हो, एक बार नहीं सोचा कि मुझे भी आपकी ज़रूरत होगी, चलो चलकर आराम कर लो। हर्षवर्धन चेयर से नहीं उठा बल्कि उसने हीर को ही अपनी गोद में बिठा लिया। हर्षवर्धन ने हीर को पीछे से पकड़कर उसके कंधे पर अपना चीन रखते हुए बोला, हीर तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। हीर ने पलटकर हर्षवर्धन को देखा और उसके सीने पर अपना सिर रखकर बोली, बहुत सारा, पीहू के डैडी मैं यहाँ हूँ तो आपकी वजह से, मैं कंपटीशन जीती तो आपकी वजह से, मुझे एक अच्छी जिंदगी दी तो आपने दी, मैंने दुनिया देखी तो आपकी वजह से। आपको अगर ये कहूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ तो ये तो बहुत छोटी बात है। आप तो मेरी नज़रों में गोविंदा के बराबर का दर्जा रखते हैं। हर्षवर्धन को हीर की बातें अच्छी लग रही थी,
लेकिन हर्षवर्धन का दिमाग कहीं और था। हर्षवर्धन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को हीर, अगर ये सब कुछ मुझसे छीन जाए, कहने का मतलब है अगर मैं और तुम रघुवंशी मैंशन छोड़कर कहीं और रहने चले, तो तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें लग्जरी लाइफ नहीं दे पाऊंगा, शायद वहां तुम्हें खुद ही काम करना पड़े, तब भी तुम मेरे साथ रहोगी। हीर ने कहा, अंडरस्को पीहू डैडी, क्या हुआ? किसी बात को लेकर परेशान हो? कुछ हुआ है? हम रघुवंशी मैंशन छोड़कर क्यों जाएंगे? हर्षवर्धन बोला, अंडरस्को बस समझ लो कि मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं रघुवंशी मैंशन छोड़कर एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाऊं, तो तुम मेरे साथ रहोगी? हीर बोली, अंडरस्को पीहू के डैडी, मैं आपके साथ हर जगह रहूंगी, जहां आप कहोगे वहां रहूंगी, लेकिन हम रघुवंशी मैंशन छोड़कर चले जाएंगे, ऐसी बातें मत कीजिए। मेरा दिल जोरों से धड़कता है, मैं यहाँ सबको बहुत प्यार करती हूँ, किसी को भी छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे लग्जरी लाइफ की आदत है, मैं तो जहाँ से उठकर आई हूँ वहाँ तो ठीक से खाना भी नहीं खाती थी, यहाँ तो आपने आधी दुनिया मेरे कदमों में रख दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इन चीज़ों की आदत पड़ गई, मैं आपके साथ हर हाल में खुश हूँ। हर्षवर्धन ने अपनी पकड़ हीर पर कस दी। हर्षवर्धन ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडरस्को हीर, मेरा साथ मत छोड़ना, मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। हीर ने भी अपना सिर हर्षवर्धन के सीने पर टिकाकर कहा, अंडरस्को मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। हीर हर्षवर्धन कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहे। हीर ने फिर कहा, अंडरस्को पीहू के डैडी, चलो अब सोने चलते हैं, देखो तो आधी रात होने को आई है। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिलाई और तभी हीर की नज़र हर्षवर्धन के फोन पर गई, जिसकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा था। हीर ने हर्षवर्धन का फोन उठाया और हर्षवर्धन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को देखिए, आपका कोई कॉल आ रहा है। हर्षवर्धन ने को फोन नंबर देखा तो उसके दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। हर्षवर्धन ने फोन कट कर दिया और हीर को देखकर बोला, अंडरस्को इम्पोर्टेंट नहीं था, चलो सोने चलते हैं। इतना कहकर हर्षवर्धन और हीर दोनों ही स्टडी रूम से बाहर आ गए, लेकिन हर्षवर्धन का फोन अब भी रिंग कर रहा था। हर्षवर्धन ने फोन साइलेंट किया हुआ था, इसीलिए उसे पता नहीं चला। हर्षवर्धन और हीर कमरे में आ गए। कमरे में पीहू सो रही थी। हर्षवर्धन पीहू के पास गया, उसने पीहू के माथे पर किस कर लिया। हर्षवर्धन ने अपना फोन देखा तो उस पर 25 मिस कॉल थी। हर्षवर्धन का दिल फिर से धड़कने लगा। हर्षवर्धन ने ध्यान दिया तो उसमें 100 से ज्यादा मैसेज आए हुए थे, जिसमें लिखा था, अंडरस्को अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं रघुवंशी मैंशन आ जाऊंगा, और अगर मैं रघुवंशी मैंशन आ गया तो ये लोग तुम्हें उठाकर बाहर कर देंगे। तुमने जो रघुवंशी मैंशन में अपनी इज्जत बना रखी है ना, वो 2 कौड़ी की हो जाएगी। तुम जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में कुंडली मार कर बैठे हो, वो कुंडली खुल जाएगी। तो बेहतर होगा कि मेरे फ़ोन को इग्नोर मत करो और जितनी जल्दी हो सके मुझे मैंशन के बैक साइड आकर मिलो। CH 334 तुम तो एक खूनी हो। उस मैसेज को पढ़कर हर्षवर्धन के चेहरे पर पसीना आ गया। हर्षवर्धन ने हीर के हाथ पर अपना हाथ रख कर कहा, अंडरस्को हीर, तुम पीयू के पास जाकर सो जाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। इतना क्या कर हर्षवर्धन जाने लगा, लेकिन तभी हीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। हीर बोली, अंडरस्को क्या कर रहे हैं साहब, अभी तो मैं आपको इतनी मुश्किल से ऊपर लेकर आई और आप फिर चल दिए। थोड़ी देर आराम भी कर लीजिए, देखें तो आपके चेहरे पर कितनी थकावट है, सारा दिन काम करते हैं, इसलिए बैठिए। हर्षवर्धन ने हीर को समझाते हुए कहा, अंडरस्को हीर, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगा, तब तक तुम चेंज कर लो। हीर रोकती रही लेकिन हर्षवर्धन नहीं रुका, वो जल्दी से कमरे से चला गया। हर्षवर्धन जल्दी जल्दी सीढ़ियों से होता हुआ मैंशन के बाहर चला गया, बिना ये सोचे कि बाहर उसका एक तूफान इंतजार कर रहा है। हर्षवर्धन तेज कदमों से गार्डन में आ गया। उसने पूरे गार्डन में नजर घुमाई तो वहां कोई नहीं था। हर्षवर्धन को याद आया कि उसने मैंशन के पीछे वाले गार्डन में बुलाया है।
हर्षवर्धन तेज कदमों से पीछे वाले गार्डन में चला गया। हर्षवर्धन ने वहां जाकर देखा तो एक आदमी खड़ा था। उस आदमी की उम्र करीब 50 साल के आसपास होगी। उसका रंग सांवला था, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी, शायद उसने बहुत सारी ड्रिंक की हुई थी। हर्षवर्धन ने उस आदमी को देखकर कहा, अंडस्को, यहाँ क्यों आए हो? वो आदमी बोला, अंडस्को, ये तो गलत बात है हर्ष बेटा, कोई अपने बाप से इतना अकड़कर बात करता है। हर्षवर्धन चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को, बाप नहीं हो तुम मेरे, बाप ऐसे नहीं होते जैसे तुम हो। खुद को बाप कहकर बाप के नाम को गाली मत दो। सुखराम बोला, अंडस्को, देखो बेटा ऐसा नहीं कहते, बाप हूँ तुम्हारा, कुछ तो इज्जत दो। हर्षवर्धन चिल्लाया, अंडस्को, कौन सी इज्जत? इज्जत वाला कौन सा काम किया है आपने? वो तो भला हो अजीत भाई साहब का जिन्होंने मुझे सहारा दिया, अपने भाई का दर्जा दिया, वरना तुमने तो मुझे सड़क पर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया था। अपने बेटे को पुलिस में देते हुए एक बार नहीं सोचा। सुखराम ने हंसकर कहा, अंडस्को, मैं एक खुददार बाप हूँ, तुम इतना बड़ा क्राइम कर दो और मैं तुम्हें पुलिस में भी ना दूं। हर्षवर्धन का सिर दर्द से फट रहा था। ऐसा लग रहा था हर्षवर्धन के दिल में बहुत कुछ दबा हुआ है जो कभी बाहर नहीं आया। हर्षवर्धन को डर था कि कहीं वो सब बाहर आ गया तो सैलाब आ जाएगा। हर्षवर्धन ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, अंडस्को, वो क्राइम भी मैंने तुम्हारी वजह से किया, तुम जैसे इंसान के लिए, जो ना अच्छा बाप है ना एक अच्छे पति, धरती पर बोझ हो। मेरा सिर दर्द से फट रहा है। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? सुखराम ने कहा, अंडस्को, बड़े बदतमीज बेटे हो तुम। तुम्हारा बाप पहली बार तुम्हारे घर आया है और तुम हो कि उससे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, अपने घर लेकर नहीं जाओगे। इतना कहकर सुखराम मेंशन की तरफ आने लगा। हर्षवर्धन ने सुखराम की बाजू पकड़ ली और उसे खींचकर वापस अपने सामने लाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से में बोला, अंडस्को, क्या काम है ये बताओ, क्यों आए हो यहाँ? सुखराम ने कहा, अंडस्को, अभी जेल से छूटा हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, थोड़े पैसे दे दो तो चला जाऊंगा। हर्षवर्धन चिल्लाया, अंडस्को, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा, अब जाओ यहाँ से और आज के बाद इस मेंशन की तरफ पलटकर मत देखना। ये सुनते ही सुखराम भी थोड़ा गुस्से में बोला, अंडस्को, नहीं देखूंगा, लेकिन अजीत के बच्चों को ये जरूर बता दूंगा कि तुम उसके सगे चाचू नहीं हो। अरे तुम तो नाली का कीड़ा हो, नाली का कीड़ा जिसे उन्होंने सिर पर बैठा रखा है। ये सुनते ही हर्षवर्धन का गुस्सा दुगना हो गया, लेकिन सामने उसका बाप खड़ा था, वो चाहकर भी उस पर हाथ नहीं उठा सकता था। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, अंडस्को, शर्म नहीं आती अपने ही बच्चे को गाली देते हुए? सुखराम ने भी हंसकर कहा, अंडस्को, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप को गाली देते हुए? हर्षवर्धन बोला, अंडस्को, बाप कहलाने लायक नहीं हो तुम, अब निकलो यहाँ से। इतना कहकर हर्षवर्धन ने सुखराम की बाजू पकड़कर उसे लगभग धकेल दिया। अब सुखराम को गुस्सा आ गया। सुखराम ने हर्षवर्धन की बाजू झटकी और गुस्से में बोला, अंडस्को, ऐसे नहीं जाऊंगा, या तो तुम मुझे पैसे दोगे या मैं जाकर अजीत के बच्चों को बता देता हूँ कि तुम्हारी असली सच्चाई क्या है। उन्हें बता देता हूँ कि तुम तो एक खूनी हो, उन्हें बता देता हूँ कि जिन्हें वो अपना चाचू समझ रहे हैं, वो तो एक मामूली सा गरीब लड़का था जिसे उनके पापा ने सिर पर बैठा लिया। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियां अजीत के बच्चों के सामने ना उड़ाऊं तो मुझे पैसे लाकर दो। हर्षवर्धन का मन सुखराम को पैसे देने का नहीं था, लेकिन वो अपने घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था। हर्षवर्धन ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और सुखराम की तरफ देखकर बोला, अंडस्को, यही रुको, अभी आता हूँ। इतना कहकर हर्षवर्धन वापस चला गया। सुखराम गार्डन में ही हाथ बांधे खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन वापस आया। उसने एक बैग सुखराम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, ये लो, तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा पैसे हैं और अब राजस्थान छोड़कर चले जाओ। मर भी रहे हो तो मुझे याद मत करना, तुम्हारी एक जिंदगी के लिए इतने पैसे काफी हैं,
पूरी जिंदगी तुमने इतने पैसे नहीं देखे होंगे, अब निकलो यहाँ से। सुखराम की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसने बैग खोला और पैसों को देखने लगा। उसके चेहरे पर लालच बड़ी मुस्कान आ गई। सुखराम ने बाग बंद किया और हर्षवर्धन के सिर पर हाथ फेरने की कोशिश करने लगा। हर्षवर्धन 2 कदम पीछे हटकर बोला, अंडस्को, चले जाओ यहाँ से, और मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, समझे? मैं जो कुछ हूँ अजीत भाई साहब की वजह से हूँ। सुखराम ने हर्षवर्धन को ताना मारते हुए कहा, अंडस्को, ऐसा नहीं कहते बेटा, खून का रिश्ता भुलाया नहीं जाता। हर्षवर्धन ने गुस्से में सुखराम की बाजू पकड़ी और उसे गार्डन से खींचता हुआ बाहर की तरफ ले जाने लगा और बिल्कुल मेंशन के गेट के बाहर लाकर छोड़ते हुए कहा, अंडस्को, गार्ड, ये आदमी आज के बाद दिख जाए तो इसे अंदर मत घुसने देना। सुखराम ने एक मुस्कुराहट हर्षवर्धन को पास की और चला गया। हर्षवर्धन ने फिर गार्ड को देखकर कहा, अंडस्को, मेंशन में कौन आता है कौन जाता है तुम्हें कुछ पता नहीं होता। गार्ड ने माफी मांगते हुए कहा, अंडस्को, सर मेरी आंख लग गई थी, आई एम सॉरी। हर्षवर्धन चिल्लाया, अंडस्को, तो क्या गेट खोल के सोते हो? गेट बंद कर भी तो कर सकते हो। गार्ड ने फिर से माफी मांग ली। हर्षवर्धन अपना गुस्सा गार्ड पर नहीं उतारना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। हर्षवर्धन जब कमरे में आया तो हीर पीहू के पास लेटी हुई थी। हर्षवर्धन को देखकर हीर उठ गई। हर्षवर्धन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उसने एक बार अपनी पत्नी को देखा और फिर अपनी बेटी को, और फिर मन ही मन खुद से बोला, अंडस्को, मुझे तो कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन मैं अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करूँगा। अगर अजीत भाई साहब नहीं होते तो शायद ये सब भी नहीं होता। हर्षवर्धन अपने ही ख्यालों में था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि हीर कब आकर उसके गले लग गई। हर्षवर्धन ने भी अपनी पकड़ हीर पर कस दी। हीर समझती थी कि हर्षवर्धन को बिजनेस की टेंशन रहती है, इसलिए उसने हर्षवर्धन के गालों को अपने हाथों में भरकर कहा, अंडस्को, पीहू के डैडी सिर दबा दूं। हर्षवर्धन ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन बेड पर लेट गया और उसने अपना सिर हीर की गोद में रख लिया। हीर कंटिन्यू हर्षवर्धन के सिर को दबा रही थी, कभी उसके बालों को सहलाती, कभी उसके सिर को दबाती। धीरे धीरे हर्षवर्धन नींद की आगोश में चला गया। हीर के पास हर्षवर्धन को सुकून मिलता था। यही एक वक्त था जब हर्षवर्धन सारी टेंशन को भूल जाता था। दूसरी तरफ गार्ड ने शिवाय को फोन करके कहा, अंडस्को, सर जैसा आपने कहा था वैसे ही किया। मैंने उस आदमी को अंदर आने दिया और चाचू ने उसे एक बैग भी दिया है। शिवाय बोला, अंडस्को, गुड जॉब, लेकिन चाचू को शक नहीं होना चाहिए। गार्ड ने मुंह लटका कर कहा, अंडस्को, सर चाचू तो मुझे बहुत सारा डांट कर गए हैं। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, तो क्या हुआ, चाचू है हमारे, थोड़ा सा डांट भी देंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। इतना कहकर शिवाय ने फोन कट कर दिया। गार्ड तो अपने फोन को देख रहा था और फिर खुद में ही बोला, अंडस्को, इन चाचा भतीजे के बीच में मैं न फंस जाऊं। रघुवंशी इंडस्ट्रीज। सांझ ये बात एक्सेप्ट कर चुकी थी कि अब उसका और शौर्य के रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। सांझ ने हमेशा के लिए राजस्थान छोड़ने का फैसला भी ले लिया था। वो तेज कदमों से शिवाय के केबिन में जा रही थी और तभी उसकी टक्कर शौर्य से हो गई। सांझ ने शौर्य को देखा और इग्नोर कर दिया। सांझ ने शौर्य को कुछ नहीं कहा और चुपचाप शिवाय के केबिन की तरफ बढ़ गई। आज पहली बार शौर्य को अच्छा नहीं लगा। शौर्य को भी सांझ तभी अच्छी लगती थी जब वो हर वक्त उससे लड़ती थी। शौर्य सांझ को जाता हुआ देख रहा था। शौर्य ने दोनों हाथ फैला कर कहा, अंडस्को, इसे क्या हुआ, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। दूसरी तरफ सांझ ने शिवाय के केबिन का गेट खोला और उसके सामने जाकर बोली, अंडस्को, तुमने कहा था कि कॉन्टेस्ट को होस्ट कर दो, मैंने कर दिया, अब मेरी सैलरी दो। ये सुनते ही शिवाय ने आईब्रोज उचका कर कहा, अंडस्को, पागल हो गई हो, अपनों को भी कोई सैलरी देता है। शिवाय का ऐसा कहना सांझ को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि वो रघुवंशी फैमिली की सगी नहीं है और जिसे वो अपना सागा समझ रही थी,
वो तो कब का नमक बनाकर स्वीटी में घुल चुका था। सांझ ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और बोली, अंडरस्को, बातें मत बनाओ शिवाय, चुपचाप से मेरी सैलरी दो, तुमने कहा था कि होस्ट करूंगी तो तुम्हें डबल पैसे मिलेंगे, अब जल्दी से मेरे पैसे दो। शिवाय बोला, अंडरस्को, तुम पैसों का क्या करोगी? शिवाय ने अपनी जेब में से एक कार्ड निकालकर सांझ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, ये लो, जो खरीदना है खरीद लो। सांझ ने कार्ड को लिया और गुस्से में टेबल पर रखते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे कार्ड नहीं चाहिए, मेरी मेहनत के पैसे चाहिए। शिवाय को समझते देर नहीं लगी कि सांझ बहुत गुस्से में है और उसकी वजह शौर्य ही है। शिवाय बोला, अंडरस्को, सांझ मेरे पास कैश नहीं है। सांझ ने कहा, अंडरस्को, इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो और तुम्हारे पास कैश नहीं है। शिवाय, मेरे सब का इम्तिहान मत लो, मेरा सिर पहले से ही बहुत खराब है, मेरे पैसे दे दो, इतने बड़े रघुवंशी इंडस्ट्रीज के मालिक हो और मुझे मेरी सैलरी नहीं दे रहे। शिवाय ने एक नज़र सांझ को देखा और फिर फोन उठाकर कान पर लगाया और किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, अंडरस्को, कैश लेकर मेरे केबिन में आओ। थोड़ी देर बाद एक आदमी कैश लेकर आ गया। शिवाय ने उसमें से 2 गड्डी निकाली और सांझ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई। इतना कहकर शिवाय ने सांझ को आंख मार दी। सांझ ने गुस्से में शिवाय को देखा और वो गड्डी लेकर अपने बैग में रख ली और फिर बिना पलटे वहां से चली गई। शिवाय सांझ को जाते हुए देख रहा था। शिवाय मन ही मन बोला, अंडरस्को, शौर्य तू गलती कर रहा है, ये लड़की हाथ से निकल जाएगी और तो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम दोनों के गेम के चक्कर में सांझ का दिल हर रोज टूटा है। तभी शौर्य शिवाय के केबिन में आया। शौर्य बोला, अंडरस्को, इसे क्या हुआ? 2 दिन से देख रहा हूँ बहुत इग्नोर कर रही है। शिवाय ने कहा, अंडरस्को, तू भी तो इग्नोर कर रहा था, वो तो लड़की है, हो सकता है शर्म के मारे तुझे सच ना बता रही हो, लेकिन तू किस खुशी में उससे दूरी बनाकर बैठा है। शौर्य बोला, अंडरस्को, देख, पहले उसने मेरे साथ गेम खेली, अब थोड़ा बहुत तो मैं भी खेलूंगा। शिवाय ने नामी गर्दन हिला दी और अपने ड्रॉर में से एक पर्ची निकालकर शौर्य के हाथ में रख दी। शौर्य ने पर्ची को देखा तो उसमें किसी का एड्रेस था। शिवाय बोला, अंडरस्को, इसमें 2 राय नहीं है कि सांझ तुझे बहुत प्यार करती है, कॉलेज टाइम से करती है, और ये भी सच है कि जब वो पार्ट टाइम जॉब करती थी तो तेरे लिए गिफ्ट भी भेजती थी। सांझ तुझे तब से प्यार करती है जब उसे पता भी नहीं था कि तू उसे पलटकर प्यार करेगा भी या नहीं। उसका प्यार बहुत प्योर है और इसका सबूत ये है, ये उस घर का एड्रेस है जहां सांझ अपनी बहन रिया के साथ रहती थी। जाकर देख ले इस घर को, तुझे पता चल जाएगा कि सांझ का प्यार तेरे लिए कितना ज्यादा है। शौर्य ने एक नज़र उस एड्रेस को देखा और फिर शिवाय को। शिवाय बोला, अंडरस्को, मेरी शक्ल मत देख, जा, चला जा। शौर्य ने एड्रेस को अपनी जेब में रखा और अगले ही पल केबिन से निकल गया। क्या हर्षवर्धन की सच्चाई रघुवंशी फैमिली के सामने आएगी? कैसे रिएक्ट करेगा शिवाय और दिव्यांश हर्षवर्धन की सच्चाई को जानकर? क्या किया था हर्षवर्धन ने पास्ट में? CH-335 शौर्य ने ढूंढा सांझ को। शौर्य ने गाड़ी एक घर के बाहर रोकी। शौर्य गाड़ी से उतरा और उसे घर को देखने लगा। वो घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन शौर्य समझ गया था कि वो घर रिया और सांझ का था। शौर्य ने जेब में से उस घर की चाबी निकाली और घर के अंदर चला गया। उस घर में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी थी, जगह जगह जाले लगे हुए थे। देखकर ही पता चल रहा था कि उस घर में कितने ही दिनों से कोई आया नहीं है। शौर्य ने उस घर को देखकर कहा, अंडरस्को, शिवाय ने भी मुझे कहाँ भेज दिया। तभी शौर्य का फोन वाइब्रेट हुआ। शौर्य ने अपना फोन चेक किया तो उसमें शिवाय का मैसेज था, जिसमें लिखा हुआ था, अंडरस्को, उस घर के कबर्ड को ड्रॉर को चेक कर, तुझे वहां बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जिससे तेरा प्यार सांझ के लिए बढ़ता जाएगा। शौर्य ने शिवाय का मैसेज पढ़ा और अपनी जेब में फोन रख लिया। उसके बाद शौर्य एक कमरे की तरफ चला गया। शौर्य ने उस कमरे में देखा तो रिया और सांझ की फोटो लगी हुई थी। शौर्य को समझते देर नहीं लगी कि ये रिया और सांझ का कमरा था।
शौर्य उस कमरे में आया। उस कमरे में भी धूल मिट्टी थी। शौर्य ने एक ड्रॉर खोल के देखा तो उसमें मेकअप का सामान पड़ा हुआ था। शौर्य ने कबर्ड खोलकर देखा तो उसमें कपड़े थे और उन कपड़े के ऊपर एक डायरी रखी हुई थी। शौर्य ने वो डायरी उठा ली। शौर्य वो डायरी वहीं खड़ा होकर पढ़ने लगा। उस डायरी में शौर्य की कई फोटो थी जो कॉलेज टाइम की थी। शौर्य से जुड़ी हुई एक एक बात उस डायरी में लिखी हुई थी। वो डायरी किसी और की नहीं बल्कि सांझ की थी। सांझ शौर्य से मिली हुई हर एक मुलाकात को उस डायरी में लिखती थी और शौर्य की कलेक्ट की हुई फोटो भी उसी में रखती थी। शौर्य ने किस दिन कौन से कपड़े पहने हैं ये तक उस डायरी में लिखा हुआ था। शौर्य जैसे जैसे उसे डायरी को पढ़ रहा था वैसे वैसे शौर्य का प्यार सांझ के लिए बढ़ता जा रहा था। शौर्य उस डायरी को लेकर उस घर से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने शिवाय को कॉल किया। शिवाय ने फोन कट कर दिया और शौर्य को मैसेज करके कहा, अंडस्को, तेरे लिए एक बैड न्यूज़ है। सांझ हमेशा के लिए राजस्थान छोड़कर जा रही है और शायद इसीलिए वो मुझसे पैसे मांगने आई थी। मोहब्बत में खुश बाद में होना, पहले जाकर सांझ को रेलवे स्टेशन से लेकर आओ। अगर आज सांझ चली गई तो वापस तेरी जिंदगी में नहीं आएगी और तेरे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत हुआ गेम, अब रुक जाओ, लेकिन तू तो माना ही नहीं। अब जा, इससे पहले कि देर हो जाए। शौर्य ने शिवाय का मैसेज रीड किया और जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी 4th गियर में डाल दी। थोड़ी देर बाद शौर्य की गाड़ी हवा से बातें करने लगी। शौर्य ने 1 घंटे बाद गाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर रोकी। शौर्य जल्दी से गाड़ी से उतरा और रेलवे स्टेशन के अंदर चला गया। शौर्य प्लेटफॉर्म पर था और सांझ को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतनी भीड़ में शौर्य को सांझ दिखाई नहीं दे रही थी। शौर्य एक एक प्लेटफॉर्म पर जाकर सांझ को ढूंढ रहा था। तभी शौर्य की नज़र एक लड़की पर गई जिसने ब्लू कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था। उसका दुपट्टा थोड़ा सा हवा में लहरा रहा था। शौर्य जल्दी जल्दी से उसके पास गया और बिना सोचे समझे उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, अंडस्को, पागल हो गई हो, क्यों जा रही हो? शौर्य की नज़र उस लड़की के चेहरे पर गई तो वो सांझ नहीं थी। अब तो शौर्य का दिमाग और ज्यादा खराब होने लगा। शौर्य ने अपना फ़ोन निकाला और सांझ को कॉल किया, लेकिन सांझ ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। पिछले 1 घंटे से सांझ शौर्य को इग्नोर कर रही थी। सांझ डिसाइड कर चुकी थी कि वो शौर्य की जिंदगी से चली जाएगी। क्या करती वो एक तरफा रिश्ता रखकर जब शौर्य को उसमें इंटरेस्ट था ही नहीं। जब भी कोई ट्रेन आती शौर्य की दिल की धड़कन तेज हो जाती। उसे लगता कि कहीं सांझ इसी ट्रेन में ना चली जाए। शौर्य का दिमाग खराब हो रहा था। उसे सांझ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। एक पल के लिए तो शौर्य को लगा जैसे उसकी सांस उखड़ रही है। इस ख्याल से भी कि सांझ उससे दूर हो जाएगी उसकी हार्टबीट तेज हो रही थी। शौर्य ने अपना फ़ोन निकालकर फिर से सांझ का नंबर डायल किया, लेकिन उससे पहले ही शिवाय का कॉल आ गया। शौर्य ने शिवाय का फ़ोन अपने कान पर लगाया तो शिवाय गुस्से में बोला, अंडस्को, तू पागल तो नहीं है? कब से तुझे फ़ोन कर रहा हूँ, बात क्यों नहीं कर रहा? शौर्य बोला, अंडस्को, यार शिवाय तू रख, वो मिली नहीं। शिवाय ने कहा, अंडस्को, साले कुत्ते कमीने, वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर है, वहीं से वो कोलकाता जाने की सोच रही है। जितनी जल्दी हो सके निकल, क्योंकि उसकी ट्रेन शायद इस वक्त प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। ये सुनते ही शौर्य की धड़कनें और ज्यादा तेज हो गई। शौर्य इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर खड़ा था। उसने शिवाय की बात सुनी तो उसके तो जैसे पैरों में पहिए लग गए। वो भागता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 14 की तरफ जाने लगा। शिवाय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहुंच चुका था। वहां सच में एक ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन को देखकर शौर्य के दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। शौर्य बुरी तरह हाँफ रहा था। तभी एक आंटी ने शौर्य को देखा और पानी की बोतल देते हुए कहा, अंडस्को, ये लो बेटा, पानी पी लो, बहुत देर से हांफ रहे हो। शौर्य ने बिना सोचे समझे आंटी से पानी की बोतल ले ली और एक ही सांस में उनकी पानी के बोतल खत्म करके उन्हें देते हुए बोला, अंडस्को, थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। समझ लीजिए किसी को ढूंढ रहा हूँ,
आज वो चली गई तो दोबारा मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। तो उस आंटी ने कहा, अंडरस्को, तो जाओ ढूंढो उसे, जाने मत दो। अगर वो तुम्हारी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है तो उसे रोक लो, जाओ जल्दी जाओ। उस आंटी के सपोर्ट करने से शौर्य के चेहरे पर कॉन्फिडेंस आ गया और वो फिर से उस प्लेटफॉर्म पर सांझ को ढूंढने लगा। शौर्य ने सांझ को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे सांझ कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगी। जैसे जैसे ट्रेन चल रही थी, जैसे उसकी जान भी ट्रेन के साथ ही जा रही है, ट्रेन धीरे धीरे चलते चलते अपनी स्पीड को पकड़ने लगी और तभी शौर्य ने सांझ को खिड़की के पास देखा। शौर्य के पैरों में फिर से पहिया लग गए। वो भागता हुआ सांझ को आवाज लगता रहा, लेकिन सांझ उसका ध्यान तो प्लेटफॉर्म की तरफ था ही नहीं, वह तो बस सोच में बैठी हुई थी। शौर्य भागता हुआ ट्रेन के अंदर चढ़ गया। शौर्य पहले ट्रेन में इस डब्बे पर चढ़ा था जिसमें सांझ बैठी थी। शौर्य को साह की कमर दिखाई दे रही थी। शौर्य ने कहा, अंडरस्को, सांझ तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बंदरिया कहीं की, मेरी रेल बना दी और खुद रेल में बैठकर जा रही है। शौर्य ने पहले सांस लिया क्योंकि वो पिछले आधे घंटे से पागलों की तरह एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर सांझ को ढूंढ रहा था। शौर्य फिर सांझ के सामने क्या चल गया। सांझ का चेहरा देखकर शौर्य को बहुत बुरा लगा। सांझ का चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में आंसू टपकने के लिए तैयार थे। आंखें सूजी हुई थी जिससे साफ पता चलता था कि सांझ शायद कल रात बहुत रोई है। शौर्य सांझ के सामने वाली सीट पर बैठ गया, लेकिन सांझ का ध्यान शौर्य की तरफ नहीं था। वो तो बस खिड़की के बाहर ही देखती रही। शौर्य बहुत देर तक सांझ को ही देखता रहा। शौर्य को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। शौर्य फिर खुद में ही बड़बड़ाया, अंडरस्को, ये लड़कियां कितनी चालू होती हैं। जब ये गेम खेल रही थी, मैं तो ऐसे मुंह बनाकर नहीं बैठा, बल्कि इसे पूरी टक्कर दे रहा था, और अब जब मैं गेम खेल रहा हूँ तो गेम छोड़कर भागने लगी। बड़ी चालू है, इसके साथ मैं पूरी जिंदगी कैसे निभाऊंगा। ये तो अभी से मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी। अचानक ही शौर्य ने महसूस किया कि ट्रेन रुक गई। शायद किसी ने चैन खींची। वही शौर्य को अब जाकर समझ आया कि वो कब से ट्रेन में बैठा हुआ है। शौर्य ने सांझ की कलाई पकड़ी और सांझ हैरान हो गई कि किसी अनजान इंसान ने उसकी कलाई क्यों पकड़ ली। सांझ ने शौर्य को देखा तो उसकी आंखें तो और ज्यादा फटी की फटी रह गई। सांझ कुछ बोलती उससे पहले ही शौर्य बोला, अंडरस्को, चलो उठो उठो, हम भी यही उतर जाते हैं। शौर्य ने एक हाथ से सांझ की कलाई पकड़ी और दूसरे हाथ से सांझ का बैग उतार लिया और फिर उसे खींचता हुआ बोला, अंडरस्को, चलो उठो। लेकिन सांझ ने एक डंडा पकड़ लिया और शौर्य के साथ खींच नहीं रही थी। सांझ भरे गले से बोली, अंडरस्को, मुझे जाना है। शौर्य बोला, अंडरस्को, हाँ तो जा तो रहे हैं, चलो। सांझ ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, मुझे वापस नहीं जाना, मैं कोलकाता जा रही हूँ, मुझे वहाँ जॉब मिल गई है, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। शौर्य ने सांझ को देखकर कहा, अंडरस्को, तुम क्या मेरी शादी तक रुक नहीं सकती? अरे तुम चली जाओगी तो मेरी शादी कैसे होगी? आखिर मेरे तुम्हारे बीच में लड़ाई वाला रिश्ता जो है, चलो चलो। सांझ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन शौर्य की ताकत के सामने सांझ की ताकत बहुत कम थी। शौर्य जबरदस्ती सांझ को लेकर ट्रेन से उतर गया और थोड़ी देर बाद ट्रेन चली गई। ट्रेन जैसे ही गई, सांझ शौर्य पर चिल्लाती हुई बोली, अंडरस्को, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मुझे जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? चाहते क्या हो तुम? शौर्य तो बस सांझ को देख रहा था। अब जाकर शौर्य की जान में जान आई। शौर्य बोला, अंडरस्को, मैं शादी कर रहा हूँ ना, और तुम्हारे बिना शादी कैसे होगी? सांझ ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, क्यों मेरे बिना क्यों नहीं हो सकती? शौर्य ने प्यार से कहा, अंडरस्को, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना शादी नहीं करूँगा, तुम्हारे बिना तो शादी हो ही नहीं सकती। अब चलो मेरे साथ चलो। बिना बताए जा रही थी, कम से कम मुझे बाय तो बोलती, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे बाय बोलना भी जरूरी नहीं समझा। पता नहीं खुद को क्या समझती हो। इतना कहकर शौर्य सांझ को खींचने लगा।
सांझ शौर्य के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके साथ खींची जा रही थी। शौर्य ने एक टैक्सी रुकवाई और सांझ को उसमें बैठने के लिए कहा, लेकिन सांझ बोली, अंडस्को, शौर्य मैं सच में जाना चाहती हूँ, मुझे जाने क्यों नहीं देते? हमेशा तो कहते थे मेरी जिंदगी से चली जाओ, मेरी जिंदगी से चली जाओ, अब जब सच में जा रही हूँ तो जाने नहीं दे रहे, आखिर चाहते क्या हो तुम? शौर्य बोला, अंडस्को, चली जाना, मेरी शादी की बात चली जाना, नहीं रोकूंगा, तुम मेरी सबसे लड़ाकू दोस्त हो, तुम शादी में नहीं रहोगी तो शादी में मजा नहीं आएगा, प्लीज मेरे लिए रुक जाओ ना। शौर्य ने ऐसे ही 2-3 बार सांझ के सामने रिक्वेस्ट की तो सांझ का दिल पिघल गया और सांझ टैक्सी के अंदर बैठ गई। शौर्य टैक्सी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद टैक्सी वाले ने टैक्सी स्टार्ट कर दी और वहां से चला गया। शौर्य बहुत खुश था, फाइनली उसे जो चाहिए था वो मिल गया। जिस लड़की को वो इतने सालों से ढूंढ रहा था, जिस लड़की का वो इतने सालों से इंतजार कर रहा था, वो उसके पास ही बैठी थी। वो तो अभी दुखी थी, वो शौर्य को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी, लेकिन शौर्य के इतना रिक्वेस्ट करने पर उसे शौर्य की बात माननी ही पड़ी। करीब 1 घंटे बाद शौर्य ड्राइव कर रहा था और सांझ मुंह फुलाकर उसके पास बैठी हुई थी। शौर्य का दिल तो गार्डन गार्डन हो गया था और सांझ उसके तो आंखों से आंसू टपकने के लिए तैयार थे, फिर भी जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रही थी। हर्षवर्धन के बर्थडे को ज्यादा टाइम रह नहीं गया था और साथ जानती थी कि हर्षवर्धन के बर्थडे पर शौर्य स्वीटी से सगाई कर लेगा और तभी शौर्य ने गाड़ी रोक दी। सांझ ने शौर्य की तरफ हैरानी से देखा तो शौर्य बोला, अंडस्को, चलो सांझ उतरो, मुझे मेरी बीवी के लिए रिंग खरीदनी है। सांझ का दिल तो पहले ही उदास था, ये सुनकर और उदास हो गया, लेकिन फिर भी वो शौर्य के कहने पर उतर गई। शौर्य सांझ को लेकर एक ज्वेलरी शॉप पर आ गया। शौर्य ने सांझ को एक चेयर पर बैठाया और फिर सल्स गर्ल को देखकर कहा, अंडस्को, आपकी शॉप में जितनी भी एक्सपेंसिव और अच्छी रिंग हो वो सारी दिखा दो, मुझे मेरी होने वाली पत्नी के लिए चाहिए। सल्स गर्ल ने हाँ में गर्दन हिला दी और सांझ के सामने दुनिया भर की रिंग रख दी। सांझ ने एक नज़र उन रिंगर्स को देखा और ऐसे ही एक रिंग उठाकर शौर्य के हाथ पर रखते हुए कहा, अंडस्को, ये लो, ये अच्छी लगेगी। शौर्य ने कहा, अंडस्को, सांझ ऐसे मुंह बनाकर मेरी बीवी के लिए रिंग सेलेक्ट मत करो, खुश होकर करो, दिल से करो, जो तुम्हें पसंद है, मैं वही रिंग अपनी बीवी को पहनाऊंगा। सांझ की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, उसका गला भर आया। सांझ अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोली, अंडस्को, बस करो, शौर्य क्यों सता रहे हो?